एक न एक दिन मंजिल हासिल कर ही लूँगा, ठोकरें ज़हर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और आप सीखते-सीखते ऐसे एक दिन जो है निपुण हो जाएँगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? यानी कि सफलता आपको मिल जाएगी। देखिए, कल बहुत सारे लोगों का पेट का एग्ज़ाम था जिनका गोरखपुर में सेंटर था। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं मिल नहीं पाया। चलिए अगली बार जब आप गोरखपुर आएँ तो आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आप लोगों से मिलने का। तो आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज 25 अगस्त है और आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आप अब तक के 2017 के लगाए मतलब 2017, 18, 19, 20 जो भी है सारे करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए विश्व जल सप्ताह को हम 23 से लगाए 27 अगस्त तक जो है मनाते हैं। आपको बता दूं विश्व जल सप्ताह जो है ये वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और जो विश्व जल सप्ताह है 2021 का इसका जो आयोजन है ये 23 से 27 अगस्त तक जो है पूरी तरीके से डिजिटल रूप से किया गया था। यानी कि ये डिजिटल रूप से जो है पहली बार आयोजित हुआ और 2021 के लिए इसकी थीम क्या रही, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ठीक है। तो थीम और डेट याद रखिएगा 23 से 27 अगस्त तक हमने विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया है और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। देखिए जो आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि जल संस्थान जो है इसके कार्यकारी निदेशक हैं टारगनी होल्मग्रेन और इसका मुख्यालय आपका है स्टॉकहोम स्वीडन में। दूसरा प्रश्न कि ओणम जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए ओणम जो है ये आपका केरल का एक प्रमुख त्यौहार है और देखिए ओणम केरल का सबसे प्रतिष्ठित और मनाया एक तरीके से कहा जाए प्रेम से मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। देखिए केरल में मलयालम भाषा भी बोली जाती है तो मलयाली समुदाय जो है ये हर साल ओणम का त्यौहार मनाता है केरला में और ये त्यौहार टोटल 10 दिनों तक चलता है। इसके बारे में आपको वो चीज़ आज बताने जा रहा हूँ जो आपने बहुत कम लोगों ने जो है पढ़ा होगा और उसमें से मतलब लगभग 1% लोग ही जानते होंगे कि ये त्यौहार कैसे मनाया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ दो चीज़। देखिए जो आपका ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है ये फसल के मौसम की शुरुआत के साथ राजा महाबली की घर वापसी के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रकट होने का प्रतीक है। और जो ओणम का त्यौहार है ये जो है अथम हस्त नक्षत्रम से शुरू होता है और थिरुवोनम श्रवण नक्षत्र पर समाप्त होता है। और इस साल जो ये उत्सव था ओणम का उत्सव ये 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 23 अगस्त तक जो है मनाया गया। याद रखिएगा इस साल 2021 में ओणम का जो उत्सव है ये 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 23 अगस्त को समाप्त हुआ यानी कि 23 अगस्त तक मनाया गया था। और इस त्यौहार के जो 10 दिन होते हैं, ठीक है, तो 10 दिन तो मनाया जाता है तो 10 दिनों का जो नाम होता है ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार ज्योतिषीय सितारों के नाम पर रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि जो आपका ये केरल का ओणम त्यौहार है ये 10 दिनों तक कैसे सेलिब्रेट होता है। देखिए जो आपका ओणम उत्सव होता है तो ओणम के उत्सव की जो शुरुआत होती है ये अथम से होती है और केरल में लोग अपने घर को जो है पीले फूलों से सजाते हैं इस दिन। यानी कि जो पहला दिन होता है इस त्यौहार का उस दिन लोग जो है अपने केरल में जो है अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम इनको कहते, एक मिनट यार, जिन्हें हम कहते हैं पोक्कालम, ठीक है, पोक्कालम से नाम से जानते हैं। और इसमें जो दूसरा दिन होता है इस त्यौहार का तो त्यौहार के दूसरे दिन को हम क्या कहते हैं, चिथिरा। और इस दिन लोग जो है क्या करते हैं अपने पूरे घर की सफाई करते हैं और पोक्कालम में फूलों की एक और परत लगाते हैं यानी पीले फूलों की एक और परत लगाते हैं।
और देखिए ओणम का जो तीसरा दिन होता है, इस दिन परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। इसको ओना कोडी या फिर आभूषण के रूप में भी जाना जाता है। और चौथा दिन जो होता है इसको शुभ माना जाता है और इस दिन जो है ओणम शादी की तैयारी की जाती है। और पांचवें दिन क्या होता है, वल मकली नाव दौड़। देखिए आपने देखा होगा ओणम में नाव दौड़ होती है, ठीक है। केरला में स्पेशली टीवी वगैरह में देखा होगा, साउथ इंडियन मूवीज में। तो जो पांचवा दिन होता है ओणम का, तो उस समय जो है क्या किया जाता है, पांचवें दिन एक नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। उसमें कुछ विनर्स भी होते हैं, बाकी जो हार जाते हैं वो मतलब देखिए खेल का हिस्सा होता है हार जीत। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो पांचवा दिन होता है ओणम का, तो इस दिन जो है नाव दौड़ आयोजित की जाती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम पत्तनमतिट्टा के नाम से, ठीक है। तो पत्तनमतिट्टा में पंबा नदी के तट पर आराडमुला शहर से जो है इस नाव दौड़ का आयोजन किया जाता है और इसमें मलयाली समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। और देखिए जो छठवां दिन होता है तो ये थ्रीकेट्टा कहा जाता है, ठीक है, थ्रीकेट्टा कहते हैं इसको हम। और इस फसल उत्सव का ये छठवां दिन होता है थ्रीकेट्टा। और इस दिन थ्रीकेट्टा के दिन स्कूल बंद रहते हैं, बच्चे अपने घर पे रहते हैं और वो भक्ति प्रार्थना की तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। और सातवें दिन क्या होता है, देखिए सातवां दिन जो होता है ये ओणम संध्या की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें कई नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। और जो आठवां दिन होता है, तो आठवें दिन जो है क्या होता है, देखिए उत्सव के आठवें दिन वामन और राजा महाबली की मूर्तियों को मिट्टी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। यानी कि मिट्टी लिया जाता है, उससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं राजा महाबली की और वामन अवतार की, भगवान विष्णु के। और पोक्कालम के केंद्र में जो है इसको रखा जाता है। और जो नवा दिन होता है इसको हम कहते हैं उथरा डोम, ठीक है। तो उथरा डोम के 9वें दिन उत्सव बड़े पैमाने पर शुरू होता है और लोग क्या करते हैं, फलों और सब्जियों का उपयोग करके पारंपरिक भोजन की तैयारी की शुरुआत करते हैं। और जो 10वां यानी ये आखिरी दिन होता है, तो त्यौहार का जो 10वां दिन है ये ओणम के कार्निवल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका थिरुवोनम है, ठीक है, तो थिरुवोनम पर महान राजा महाबली की आत्मा केरल राज्य का दौरा करती है और इसलिए ये उत्सव सुबह से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इनको लगता है कि जो महाराजा महाबली हैं, ठीक है, तो उनकी आत्मा जो है वो मतलब वहाँ पे भटकती है, क्या मतलब दौरा करती है, अगल बगल घूमती है। तो ये आपका है केरल का एक प्रमुख त्यौहार ओणम। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए कुछ कंजूस लोग हैं इस चैनल पे जो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो कंजूसी मत किया करो यार, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूँ किस लिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हों। देखिए कल पेट का एग्जाम था और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर 100% क्वेश्चन मिल गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्वेश्चन तो आपने सारे पढ़ाए थे लेकिन कुछ आंसर मुझे भूल गए। तो देखिए ये काम आपका है याद रखना, ठीक है। और याद रखना है तो बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आप निपुण होते जाएंगे। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास कीजिए, आपकी जो विद्या है वो बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न है कि एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसकी लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए जो एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड जो है ये लिखी गई पुस्तक है रितु मेनन की। यहाँ पे इनकी फ़ोटो आपको दिख रही है। देखिए रितु मेनन की बात करें तो 1983 में, ठीक है, 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस जिसका नाम था काली फॉर वीमन, इसकी ये सह संस्थापक हैं। और इनकी जो ये पुस्तक है जिसका नाम है एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। देखिए कोरोना वायरस का जो प्रकोप स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2020 में मार्च महीने में, उसी समय इन्होंने एक डायरी लिखनी स्टार्ट की थी और उसी डायरी पर आधारित है इनकी ये पुस्तक। और ये कोरोना काल शुरू होने से लगाए अब तक की, मतलब अब तक जब तक ये पब्लिश हुआ तब तक की घटनाओं का पूरा विवरण आपको मिलेगा इसमें, जिस पुस्तक का नाम क्या है, एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। एक और किताब है जिसका नाम है बैटल फील्ड। तो प्रश्न है कि बैटल फील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बैटल फील्ड पुस्तक को लिखा है विश्राम बेडेकर ने। देखिए जो आपके विश्राम बेडेकर हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बैटल फील्ड जो है इसका अनुवाद जेरी पिंटो और मराठी मूल जिनका रानंगन से जो है किया गया है। और ये पुस्तक जो है ये भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध पहले जो है जो दोनों महिला और पुरुष थे, ठीक है, ये यूरोप से
भाग गए थे। तो उन्हीं के बारे में इसमें डिटेल है, एक तरीके से का एक लव स्टोरी है बैटलफील्ड, ठीक है। तो बैटलफील्ड को किसने लिखा है? विश्राम बेडेकर ने। और पांचवा प्रश्न ये जायर अल बहर जो है ये किन देशों का नौसैनिक अभ्यास है? देखिए ये आपको जरूर बताना चाहिए कि जायर अल बहर जो है ये भारत और कतर के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। देखिए अपने नोटबुक में एक अलग पेज बनाइए, उसमें जो है सारे अभ्यासों को लिखिए कि कौन सा सैन्य अभ्यास किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है, यानी कि नौसैनिक अभ्यास है या फिर थल सेना का है या फिर वायुसेना का, और वो किन किन देशों के बीच में आयोजित होता है। तो एक पेज पे सारी डिटेल रहेगी और ये आपके लिए आसान, मतलब आपके लिए आसान भी रहेगी एग्जाम के समय रिवाइज करने के लिए। आप इसको लिख के अपने घर के दीवार पे भी चिपका सकते हैं, इससे आपको और अच्छा रहेगा। सोते समय आप दीवार पे ताकेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी कि 2021 में कौन सा नौसैनिक अभ्यास या फिर कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये फार्मूला अपनाइए। मैं भी जब इलाहाबाद में था तो मेरे कमरे की पूरी दीवार भरी रहती थी, कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे कागज़ से लिखे चिपकाया हुआ रहता था, इससे मुझे रिवाइज करने में आसानी होती थी। तो आप भी ये फार्मूला अपनाइए, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और कतर की जो नौसेना है, जिसको हम कतर एमीरी नेवल फोर्स के नाम से जानते हैं, तो इनके बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर का जो दूसरा संस्करण है, ये जो है फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था। और देखिए इस अभ्यास के संस्करण में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। और इसके समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल है, जिसमें सतही कार्यवाही, समुद्री डकैती रोधी अभ्यास और वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग संचालन और SAR अभ्यास शामिल है। देखिए इस सैन्य अभ्यास के बारे में 3 चीज याद रखिएगा। पहला ये कि जायर अल बहर भारत और कतर के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा, ये अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया, इसका जो दूसरा संस्करण है फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये इसका दूसरा संस्करण था और ये 9 से 14 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ था। ये तीसरा पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और कतर देश की बात करें जिसके साथ हमने ये अभ्यास किया है, तो देखिए कतर की राजधानी दोहा है, कतर की मुद्रा है कतरी रियाल और कतर के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। और छठवां प्रश्न है कि मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की पुस्तक को लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने मिलकर। देखिए ये जो पुस्तक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ठीक है, तो ये पुस्तक साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक जो है ये कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानी के बारे में बात करती है। तो क्रिकेट से रिलेटेड पुस्तक है, इसका नाम क्या है? मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इसको लिखा किसने है? बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? देखिए अभी हाल ही में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था और इसमें पहली बार जो है अभय कुमार सिंह को अभी हाल ही में संयुक्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है सहकारिता मंत्रालय के। आपको बता दूं जो आपका सहकारिता मंत्रालय है, ठीक है, तो इसमें जो है संयुक्त सचिव के रूप में अभय कुमार सिंह का जो कार्यकाल है ये टोटल 7 सालों का होगा, इसको याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके कल्याण सिंह हैं। आपको पता होगा कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके बारे में मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। देखिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो इन्होंने इसकी घोषणा की कि अयोध्या में जो आपका राम मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग है, ठीक है, ये कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा। और इसके साथ ही जो अलीगढ़ एयरपोर्ट है ये भी कल्याण सिंह के नाम पर जो है रखने का विचार चल रहा है, उसके अलीगढ़ भी एयरपोर्ट भी कल्याण सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाए। देखिए कल्याण सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ के अतरौली में। ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस समय कल्याण सिंह ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। नवा प्रश्न की हाल ही में भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो देखिए अमित खत्री ने हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है अंडर-20 वर्ल्ड
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया है। देखिए अमित खत्री ने ये दूरी 42 मिनट 17.49 सेकेंड में पूरी की हाल ही में। और ये जो स्पर्धा हुई थी अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, तो इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक है ये केन्या के हैरिस्टोन वानयोनी ने जीता। इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक था ये जीता 42 मिनट 10.84 सेकेंड का जो दूरी है इसको तय करके, मतलब इतने समय में ये दूरी तय करके, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 10,000 मीटर पैदल चाल वाली जो प्रतियोगिता थी जो कि हाल ही में कहाँ पे आयोजित की गई थी, केन्या की राजधानी नैरोबी में, वहाँ पर अमित खत्री ने रजत पदक जीता है, इसको याद रखना आपको। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए अभी हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर कुल 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए जो CCI है इसने अपने आदेश में ये कहा है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने डीलरों के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत डीलरों को ग्राहकों को कंपनी द्वारा निर्धारित छूट से अधिक की छूट देने से रोका गया। यानी कि डीलरों को कहा गया कि कंपनी ने अगर 30% का छूट दिया है तो आप 30% दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आप। तो इसीलिए जो है इस मनमानी करने के कारण जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जुर्माना लगाया है। और देखिए जो कंपनी मारुति सुजुकी है इसके CEO कौन है वर्तमान में, केनिज आयुकावा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसको 1982 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, हरियाणा के। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका है सुजुकी, ठीक है। सुजुकी एक जापानीज कंपनी है, इसने भारत में बहुत सारे कुछ समझौते किए थे तो मारुति के साथ, तो ये कंपनी बन गई मारुति सुजुकी। देखिए मारुति का मतलब हो गया भगवान, मतलब बजरंग बली, ठीक है। और सुजुकी तो ये शब्द आपका कहाँ का है, जापानीज शब्द है। 11वां प्रश्न है कि दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाया। तो देखिए दुनिया का जो पहला जीवाश्म मुक्त स्टील है इसको बनाया है स्वीडन ने। और अभी हाल ही में स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर नाम की एक कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया था, जो कि कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये उद्यम है इसने अपने ट्रायल रन यानी कि जो कंपनी है जिसका नाम क्या था, स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर, ठीक है, तो इसने अपने ट्रायल रन के हिस्से के रूप में वोल्वो समूह को जो है जीवाश्म मुक्त स्टील जो है पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। वोल्वो की बसें वगैरह आती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्वीडन की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर। इसने बिना कोयले का उपयोग किए स्टील का निर्माण किया है। और किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्माण किया है, इस स्टील को इसने बनाया है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसको याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में मालाबार अभ्यास 2021 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया, बताइए आंसर। दूसरा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल अपॉइंट किया है, बताइए। और तीसरा कि निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। तो कल्याण सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और दूसरा था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 70,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया। तो ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और तीसरा था कि हाल ही में भारत चीन सीमा से सटे देश के किस अंतिम गांव में 11,000 फीट ऊंचाई पर देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका माणा है। और चौथा था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार
किस देश में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? तो ये देश आपका अफगानिस्तान है। और आखिरी था कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए इनका नाम क्या है, इस्माइल साबर याकूब, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।